Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope everybody is fine. This is the second lecture for BSc part 2. जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने सिलेबस और पेपर पैटर्न आपका डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर मिस कर दिया है, नहीं सुना, तो वो चैनल पे मौजूद है, आप उसको लाजमी सुने। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर बुक ऑफ प्रोज और फर्स्ट इससे आज हम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द डैम्ड ह्यूमन रेस। मीनिंग बहुत खौफनाक है इस टाइटल का, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं हु इज़ द राइटर। राइटर इज़ मार्क ट्वेन, who was an American writer. He was a humorist, an essay writer, a lecturer, a short story writer, and he was very famous, and perhaps he was considered to be the best humorist of America. And he was also considered to be, and he was called to be the father of American literature. तो ये जो essay है The Damned Human Race, जैसे मैंने कहा कि टाइटल का मीनिंग इट विल टेक यू बाय सरप्राइज़। अगर हम उसकी ट्रांसलेशन करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या, इसका टाइटल क्या है और इस हिस्से में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। डैम्ड का जो वर्ड है उसका अगर हम लफ्ज़ी मीनिंग लें, जो लिटरल मीनिंग है, तो डैम्ड ऐसी चीज़ को कहते हैं विच इज़ डूम्ड टू बी पनिश्ड, जिसके मुकद्दर में सज़ा लिख दी गई हो। और वैसे लफ्ज़ी मानों में इसको जहन्नमी भी कहा जाता है। और इसका जो और मीनिंग हो सकते हैं पॉसिबल, वो कम बख्त या बदबख्त, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बुरी किस्मत वाला, बदकिस्मत, और कर्सिड को भी कहते हैं जिसके ऊपर कर्स हो, कोई लानत हो जिस चीज़ के ऊपर। इसके अलावा हेटफुल चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, डिटेस्टेबल चीज़ जिससे नफ़रत की जाए। तो ये सारी चीज़ें, सारे मीनिंग्स इसके पॉसिबल हो सकते हैं। मार्क ट्वेन सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर हेटफुल क्रिएचर्स। और मार्क ट्वेन ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या उनके पास कोई आर्गूमेंट्स हैं? क्या उनके पास कोई एविडेंस है जिसकी बेस पे ही इज़ गिविंग सच अ टाइटल टू ह्यूमन बीइंग्स, द होल ह्यूमन रेस? हम इस हिस्से में देखते हैं। जी, तो टेक्स्ट की रीडिंग से पहले मैं आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन बना हुआ है सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ, वो भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं। ऐसे मेरे लिए लिंक्स डिफरेंट ग्रुप्स में भेजना और फिर आपके लिए लिंक्स को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो इफ़ यू वांट टू फॉलो द लेक्चर्स, सो इट्स बेटर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और डू शेयर इट विद योर क्लास फेलोज़, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट की रीडिंग। आई हैव बीन स्टडिंग द ट्रेड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ द लोअर एनिमल्स, द सो कॉल्ड लोअर एनिमल्स, एंड कंट्रास्टिंग देम विद द ट्रेड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ मैन। मार्क ट्वेन कहते हैं मैं मुतालिया कर रहा था ट्रेड्स एंड डिस्पोजिशंस का। ट्रेड्स कहते हैं सिफ़ात को, एट्रीब्यूट्स, करेक्टरिस्टिक्स को, और डिस्पोजिशन कहते हैं नेचर को। जानवरों की नेचर, उनकी ट्रेड्स का मुतालिया कर रहा था, उन जानवरों की जिनको लोअर एनिमल्स कहा जाता है। लोअर एनिमल्स इसलिए इंसानों की निस्बत, यानी वो निचले दर्जे के। मैन इज़ द क्राउन ऑफ द क्रिएशन, बेहतरीन क्रिएशन इंसान ये समझा जाता है, और जानवर जो हैं वो लोअर हैं। लेकिन मार्क ट्वेन कहते हैं वो सो कॉल्ड लोअर एनिमल्स हैं, उन्हें बस कहा जाता है कि वो निचले दर्जे के और इंसान बुलंद दर्जे का है, जबकि असल में हकीकत ऐसी नहीं है। बहरहाल कहते हैं मैं जानवरों की ट्रेड्स और डिस्पोजिशन का मुताला कर रहा था, एंड कंट्रास्टिंग देम विद द ट्रेड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ मैन, और मैं कंट्रास्ट, जो डिफरेंस है, वो फाइंड आउट कर रहा था कि जानवरों में और इंसानों में फ़र्क क्या है। आई फाइंड द रिज़ल्ट्स ह्यूमिलिएटिंग टू मी। जो रिज़ल्ट आए वो बड़े ह्यूमिलिएटिंग थे, यानी बड़े इंसल्टिंग थे और बड़े शैमफुल थे। फॉर इट ओब्लाइजेस मी to renounce my allegiance to the Darwinian theory of the ascent of man from the lower animals, because now I am obliged to, oblige होता है to force someone or somebody, to compel somebody, मजबूर कर देना किसी को या मजबूर हो जाना। क्या अब मैं मजबूर हूँ to renounce my allegiance to the Darwinian theory? renounce होता है to leave, छोड़ देना किसी चीज़ को, to reject something, और क्या, या तर्क, जिसको उर्दू में कहते हैं तर्क कर देना। और एलिजियंस कहते हैं डिवोशन को, लॉयल्टी को, सपोर्ट को। कहते हैं अब मजबूरन मुझे
जो मेरी एलिजियंस, मेरी सपोर्ट थी, छोड़नी पड़ेगी मुझे किस चीज़ के साथ? जो सपोर्ट थी डार्विनियन थीरी के साथ। डार्विन की थीरी, चार्ल्स डार्विन की थीरी ऑफ एवोल्यूशन, इर्तिका की जो थीरी है कि इंसान जो है वो लोअर एनिमल की फॉर्म में ज़मीन पे आया था, बिल्कुल कोई सादा से जिस्म की सूरत में, फिर वो डेवलप होता हुआ मुख्तलिफ़ जानवरों की शक्ल इख्तियार करता गया और फिर वो बंदर से इवॉल्व होता हुआ इंसान बन गया। ये चार्ल्स डार्विन की थीरी ऑफ एवोल्यूशन है। और लेकिन मार्क ट्वेन कह रहे हैं जो मैंने स्टडी की और जो मुझे रिज़ल्ट्स मिले जानवरों इंसानों में फ़र्क जब मैंने ढूंढा, तो मुझे लगता है कि अब मुझे उसकी डार्विन की जो थीरी है मुझे वो छोड़नी पड़ेगी। और वो थीरी क्या थी? ऑफ द एसेंट ऑफ मैन फ्राम द लोअर एनिमल्स। उस थीरी का नाम यह है कि मैन हैज़ असेंडेड, मैन हैज़ कम टू अ हायर प्लेस फ्राम अ लोअर प्लेस। इंसान जो है उसने असेंड किया है। ही हैज़ उस थीरी का मतलब ये है कि मैन हैज़ असेंडेड फ्राम लोअर एनिमल्स, यानी असेंड कहते हैं ऊपर जाने को, टू राइज़, बुलंद होना, कि इंसान जो है वो लोअर एनिमल्स की तरह ही था। ये जो जानवर हैं इंसान इनकी तरह था, फिर इवॉल्व होता होता एक बुलंद मुकाम पे चला गया, असेंड किया, यानी इंसान ने तरक्की किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो जो एवोल्यूशन का प्रोसेस था इसमें इंसान बेहतर बना है। जानवर जो है इंसान से लोअर एनिमल्स हैं। कहते हैं मेरे ख्याल में ये थीरी गलत है। Since it now seems plain to me that that theory ought to be vacated. कहते हैं since का मतलब because भी होता है, because it seems plain to me। अब ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल plain, बिल्कुल clear हो गई है कि वो जो theory है it ought to be का मतलब it should be vacated। vacate होता है छोड़ देना किसी चीज़, किसी जगह को। vacancy का वर्ड, vacant post का वर्ड यहीं से आया। तो वेकेटेड इन फेवर ऑफ अ न्यू एंड ट्रूअर वन। मैं कहता हूँ इस थीरी को अब छोड़ देना चाहिए इन फेवर ऑफ अ न्यूअर वन, और उसकी जगह एक नई थीरी होनी चाहिए जो कि ट्रूअर थीरी हो, इससे ज़्यादा सच्ची थीरी हो, क्योंकि ये वाली थीरी झूठी लग रही है। दिस न्यू एंड ट्रूअर वन टू बी नेम्ड द डिसेंट ऑफ मैन फ्रॉम द हायर एनिमल्स। और ये जो नई थीरी है जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, इसका नाम ये होना चाहिए डिसेंट ऑफ मैन फ्रॉम द हायर एनिमल्स, के इंसान ने डिसेंड किया। डिसेंड नीचे आने को कहते हैं कि असल में इंसान अगर जानवरों की तरह था तो फिर वो उस वक्त हायर प्लेस में था, क्योंकि मेरे नज़दीक जानवर बेहतर हैं, इंसान नहीं। तो इंसान ने डिसेंड किया। मैन हैज़ फॉलन डाउन, इंसान अपने इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में नीचे आया है। अगर वो जानवर ही रहता जिस तरह के कहा जाता है तो वो बेहतर पोजीशन थी उसकी, क्योंकि जानवरों में बेहतर ट्रेड्स हैं, जानवरों की नेचर बेहतर है। अब ये जो मार्क ट्वेन स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये देखते हैं आगे वो कौन से आर्गूमेंट्स और कौन से एविडेंसेस हमें देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंसान जो है ना वो नीचे आया है, बुलंद नहीं हुआ, इंसान ऊपर की तरफ नहीं गया। In proceeding towards this unpleasant conclusion, I have not guessed or speculated or conjectured. मार्क ट्वेन कहते हैं ये जो नतीजा मैंने निकाला है इस पे पहुंचने के लिए मैंने कोई गैसेस नहीं किए, यानी अंदाज़ा नहीं लगाया, और स्पेकुलेटेड और कंजेक्चर्ड। स्पेकुलेट और कंजेक्चर का मतलब होता है टू फॉर्म एन ओपिनियन जस्ट बाय थिंकिंग विदाउट एनी एविडेंस। इसी तरह अपने जहन में कोई राय कायम कर लेना, कोई ओपिनियन कायम कर लेना विदाउट एनी एविडेंस, बिना किसी सबूत के। कहते हैं इन कंक्लूजन्स पे मैं बिना सबूत के नहीं पहुंचा, but have used what is commonly called the scientific method. I have used scientific method for it. मैंने साइंसी तरीके से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। That is to say, I have subjected every postulate that presented itself to the crucial test of actual experiment and have adopted it or rejected it according to the result. कहते हैं मैंने एक एक स्पेकुलेट को, एक एक अजम्पशन को मैंने सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया। जो भी इस इम्पोर्टेंट टेस्ट से जो भी ओपिनियन गुजरा, यानी अगर हमने कहा कि इंसान जो है वो मोरालिटी में, अखलाकियात में जानवरों से बेहतर है, तो कहते हैं मैंने इस चीज़ को फिर टेस्ट से गुजारा, एक्सपेरिमेंट से गुजारा, और फिर जो रिज़ल्ट्स आए उसकी बेस पे या तो मैंने उस ओपिनियन को अडॉप्ट कर लिया या फिर उसको रिजेक्ट कर लिया। उसमें मैंने अपनी पसंद नापसंद शामिल नहीं की। आई ओनली डिपेंडेड ऑन द रिज़ल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट।
Thus, I verified and established each step of my course in its turn before advancing to the next. कहते हैं मैंने एक एक स्टेप को वेरीफाई करके इस्टेब्लिश किया है. जो मेरा कंक्लूजन है फाइनल, ये इसी तरह नहीं बन गया कि मैं अपने एजम्पशंस और अपने स्पेकुलेशंस पे डिपेंड करता. आई डिपेंडेड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड आई डेवलप्ड and established each step of my research on the basis of proof. These experiments were made in London Zoological Gardens and covered many months of painstaking and fatiguing work. कहते हैं जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ये लंदन जूलॉजिकल गार्डन्स में हुए, जो कि ओल्डेस्ट साइंटिफिक ज़ू है. साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से वहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, उन पे रिसर्च की जाती है. वहाँ पे मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जानवरों पे. एंड इट कवर्ड मैनी मंथ्स ऑफ पेंस्टेकिंग एंड फटीगिंग वर्क. और बड़ा तकलीफ़ वाला वो पेंस्टेकिंग यानी बड़ा पेनफुल और फटीगिंग वर्क था. फटीगिंग वर्क का मतलब टायरिंग, थका देने वाला काम था ये सारा. बिफोर पर्टिकुलराइजिंग एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आई विश टू स्टेट वन और टू थिंग्स विच सीम टू मोर properly belong in this place than further along. कहते हैं बिफोर पर्टिकुलराइजिंग, पर्टिकुलराइज कहते हैं टू टॉक अबाउट द थिंग्स वन बाय वन. कहते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स को स्पेसिफाई करके एक एक के बारे में बात करने से पहले आई विश टू स्टेट वन और टू थिंग्स विच सीम टू मोर प्रॉपरली बिलोंग इन दिस प्लेस दैन फर्दर अलॉन्ग. जो कि मेरे ख्याल में ये बातें मुझे यहाँ पे कर लेनी चाहिए, आगे इनकी जगह या मौका नहीं बनेगा. दिस इन द इंटरेस्ट ऑफ क्लियरनेस. ये बातें इसलिए मैं करना चाहता हूँ बिकॉज इट विल मेक माई स्टेटमेंट मोर क्लियर. तो मैं बात करना चाह रहा हूँ इसको ज़्यादा ज़रा क्लियर आप तक पहुँचेगी. द मैस्ट एक्सपेरिमेंट्स एस्टैब्लिश टू माई सेटिस्फेक्शन सर्टन जनरलाइजेशन. ये जो मैस्ट एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए, मैस्ट होता है ऑन अ लार्ज स्केल, जो इतने बड़े स्केल पे मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए. दे एस्टैब्लिश टू माई सेटिस्फेक्शन सर्टन जनरलाइजेशन. इससे चंद मखसूस जनरलाइजेशंस होती हैं प्रिंसिपल्स, कुछ असूल उसमें से मैंने मुरतब किए हैं. टू विट का मतलब है दैट इज़ टू से, जो कि ये हैं कौन कौन से. दैट द ह्यूमन रेस इज़ ऑफ वन डिस्टिंक्ट स्पीशीज़. सबसे पहली चीज़ कि इंसान जो है एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ है, यानी कि बाकियों से अलग, अ सेपरेट स्पीशीज़ है. इट एग्जिबिट्स स्लाइट वेरिएशंस. इसके अंदर कुछ वेरिएशंस भी हैं यानी चेंजिंग्स भी हैं इन कलर. कुछ इंसानों के रंग मुख्तलिफ होते हैं दूसरों से. स्टेचर, इनकी हाइट, इनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है. उसके बाद मेंटल कैलिबर, इंसानों में ये भी डिफरेंस होता है, सम आर मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स. उसके बाद एंड सो ऑन, और इस तरह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ड्यू टू क्लाइमेट, और ये चीज़ें क्लाइमेट की चेंज की वजह से भी हो सकती हैं, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, कलर है, और इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से भी हो सकती हैं, एंड सो फोर्थ. बट इट इज़ अ स्पीशीज़ बाय इटसेल्फ. लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि इंसान जो हैं एक स्पीशीज़ हैं एंड नॉट टू बी कन्फाउंडेड विद एनी अदर. और इनको किसी दूसरी स्पीशीज़ के साथ कन्फ्यूज़ नहीं किया जा सकता, यानी इंसान एक अलग से स्पीशीज़ है. सेकंड क्या जनरलाइजेशन है, दैट द क्वाड्रूपर्ड्स होते हैं जो हैविंग 4 legs, जो जानवर 4 टांगों पे चलते हैं. आर अ डिस्टिंक्ट फैमिली आल्सो. क्वाड्रूपर्ड्स भी जो हैं वो डिस्टिंक्ट फैमिली हैं. फैमिली जो है वो साइंस में स्पीशीज़ से ऊपर का जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, कैटेगराइजेशन में आता है. यानी एक फैमिली के अंदर काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं. पहले जीनस होता है, जीनस के अंदर मुख्तलिफ फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़. तो क्वाड्रूपर्ड्स जो हैं 4 टांगों पे चलने वाले जानवर, वो एक फैमिली है, उसके अंदर कई स्पीशीज़ शामिल हैं. दिस फैमिली एग्जिबिट्स वेरिएशन. इस जो क्वाड्रूपर्ड्स हैं इनके अंदर काफ़ी वेरिएशंस हैं इन कलर, साइज़, फूड प्रेफरेंसेस एंड सो ऑन. जानवरों में रंग और तरह के होते हैं, उनके साइज़ और तरह के हैं, उनकी जो फूड प्रेफरेंसेस हैं यानी खुराक कौन सी वो पसंद करते हैं वो भी डिफरेंट हैं, एंड सो ऑन. बट इट इज़ अ फैमिली बाय इटसेल्फ. क्वाड्रूपर्ड्स जो हैं एक फैमिली ऑफ द एनिमल है, जानवरों की एक फैमिली है. दैट द अदर फैमिलीज़, और एक तीसरी जो जनरलाइजेशन जो मार्क ट्वेन क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पे, वो ये है कि जो बाकी फैमिलीज़ हैं, द बर्ड्स, परिंदों की जो फैमिलीज़ हैं, परिंदों के अंदर फिर आगे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्में हैं. उसके बाद फिशेस, मछलियों की बहुत सारी किस्में हैं.
उसके बाद द इंसेक्ट्स, कीड़े जो हैं, कीड़ों की आगे फिर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल जो रेंगने वाले जानवर हैं उनकी बहुत सारी आगे स्पीशीज़ हैं। तो ये सारे अलग अलग फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर स्पीशीज़ हैं। और मोर और लेस डिस्टिंक्ट, ये भी कम या ज़्यादा तौर पे डिस्टिंक्ट हैं, ये भी अलग अलग नस्लें हैं। डिस्टिंक्ट होता है ऐसी चीज़ जो बाकियों से अलग नज़र आए। दे आर इन द प्रोसेशन, और ये भी इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में शामिल हैं। जो एवोल्यूशन का प्रोसेस डार्विन ने कहा ना कि इंसान इवॉल्व होता हुआ जानवरों से इवॉल्व होता हुआ इंसान बना है, तो कहते हैं ये सारी जितनी भी स्पीशीज़ जिनके मैं नाम गिनवा रहा हूँ, चाहे वो फिशेस हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो क्वाड्रूपर्ड्स हैं, ये सारे जो हैं इसी प्रोसेस का हिस्सा हैं। इंसान इनमें से होता हुआ जाके इंसान बना है। They are links in the chain which stretches down from the higher animals to man at the bottom. फिर से वही वाली बात कह रहे हैं, कहते हैं कि ये भी लिंक्स हैं बीच में। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इंसान जो है ना वो मछलियों से इवॉल्व होता हुआ आगे बढ़ा है। तो कहते हैं ये भी लिंक्स हैं, उस चेन का हिस्सा हैं ये भी। मछलियाँ, परिंदे और बाकी जो इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स हैं, ये भी उस लिंक का हिस्सा हैं जिससे इंसान वो बेहतरीन जानवर से नीचे आता 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 अब जो है ना वो सबसे बॉटम वाली शक्ल इख्तियार इसने की है, इंसान बन गया। सम ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स वर क्वाइट क्यूरियस, कहते हैं कुछ जो मैंने तजर्बात किए ना वो बड़े क्यूरियस थे। क्यूरियस होता है स्ट्रेंज, अजीब, और इंटरेस्टिंग भी। कहते हैं बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े स्ट्रेंज थे। In the course of my reading, I had come across a case where many years ago, some hunters in our Great Plains organized a buffalo hunt for the entertainment of an English earl. कहते हैं मैं जब ये स्टडी कर रहा था तो मुझे मेरे सामने एक केस आया, एक किस्सा, एक स्टोरी आई। हमारे जो ग्रेट प्लेन्स हैं, जो ये कनाडा के कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल है। ये काफ़ी एक मैदानी इलाका है, बारिशें उधर बहुत कम होती हैं, उनको ग्रेट प्लेन्स का नाम दिया गया। तो एक जगह है वहाँ पे एक जो हंटर्स थे, शिकारी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ किया, बंदोबस्त किया एक बेफलो हंट का। बेफलोज़ को उन्होंने शिकार करना था, और ये किस लिए था? फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ एन इंग्लिश अर्ल। अर्ल कहते हैं एक जो है ना इंग्लिश जो नोबल मैन होता है, एक हाई क्लास का आदमी जिसके पास कोई एरिया हो उसके चार्ज में, जिस तरह कोई नवाब हुआ करते थे पहले, ठीक है जी। तो जिस तरह को गवर्नर्स हुआ करते थे मुख्तलिफ स्टेट्स के, इस तरह एक अर्ल भी एक ओहदा था। तो कहते हैं कि इंग्लिश अर्ल था, उसकी इंटरटेनमेंट के लिए ग्रेट प्लेन्स में एक शिकार का बंदोबस्त किया और बफलोज़ को हंट करना था इंसानों ने। अब एग्जांपल दे रहे हैं कि इंसान क्या करते हैं जी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रा देखें। दैट एंड टू प्रोवाइड सम फ्रेश मीट फॉर हिज लार्डर। लार्डर होता है जो किचन के साथ स्टोर रूम होता है, जहाँ पे खाने की चीज़ें स्टोर की जाती हैं, द रूम वेयर ग्रॉसरीज एंड फूड आइटम्स आर स्टोर्ड, कहते हैं। और उस अर्ल के किचन के लिए फ़्रेश मीट भी ज़रूरी था। उस तरह उस हंट से इंटरटेनमेंट भी मकसूद थी कि ज़रा इंटरटेनमेंट भी हो जाए। दे हैड चार्मिंग स्पॉट, उस हंट के दौरान दे इंजॉयड अ लॉट, बड़ी चार्मिंग, बड़ी प्लेजेंट स्पोर्ट उनको मिली, यानी इंटरटेनमेंट मिली, एक खेल कूद का वो उनको माहौल मिला। दे किल्ड 72 ऑफ दोज ग्रेट एनिमल्स। मार्क ट्वेन कहते हैं उन लोगों ने, उन हंटर्स ने 72 बैफलोज को हंट किया, एंड ate part of one of them and left the 71 to rot। और उन्होंने उन 72 में से एक में से कुछ हिस्सा खाया, और जितनी बाकी थी दे लेफ्ट देम टू रॉट। रॉट होता है टू डिके, जलना सड़ना, गलना सड़ना। कहते हैं कि बाकी सारों को उन्होंने 71 जो वो बैफलोज थी उनको वहीं पे फेंक दिया गलने सड़ने के लिए। इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द डिफरेंस बिटवीन एन एनाकोंडा एंड एन अर्ल इफ एनी, आई कॉज 7 young calves to be turned into the anaconda's cage। कहते जब मैंने ये इंसानों की बड़ी ट्रेट ये कि ये अपनी इंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने 72 बफलोज को मार दिया, और जबकि खाने की ज़रूरत उनकी सिर्फ एक थी, बल्कि वो भी उनसे पूरा नहीं खाया गया।
तो मैंने कहा कि मैं ज़रा देखूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनाकोंडा। एनाकोंडा बहुत बड़ा जो सांप की एक किस्म है जो कि बड़े बड़े जानवरों को भी खा जाता है। कहते मैंने कहा इंसान और जो है एनाकोंडा में मतलब मैं डिफरेंस देखूं, उसके लिए मैंने क्या कराया, मैंने इनको कहा कि आप जो जूलॉजिकल गार्डन वालों को मैंने कहा काज टू का मतलब होता है किसी से कोई काम कराने की वजह बनना, यानी किसी से कोई काम कराना। कहते हैं आई काज्ड 7 young calves to be turned into the anaconda's cage। मैंने 7 जो यंग से काफ बछड़े को कहते हैं, काफ प्लूरल है काफ्स, वो मैंने एनाकोंडा के केज में दिलवा दिए। द ग्रेटफुल रेप्टाइल, ग्रेटफुल होता है जो कि थैंकफुल हो, शुक्र गुजार हो। रेप्टाइल रेंगने वाले जानवर को कहते हैं, एनाकोंडा रेप्टाइल्स में से है। कहते हैं ये जो बड़ा शुक्रगुजार रेप्टाइल था, इमीडिएटली क्रश्ड वन ऑफ देम, उसने फ़ौरन से एक उस काफ को कुचल दिया, एंड swallowed इट, और उसको निकल गया, खा गया। एंड देन ले बैक सेटिस्फाइड, एंड देन इट रेस्टेड, आराम करना शुरू हो गया, सेटिस्फाइड, बिकॉज इट वाज फुल नाउ, इट वाज सैशिएटेड, वो उसकी जो भूख थी वो ख़त्म हो गई और वो आराम से लेट गया। इट शोड नो फर्दर इंटरेस्ट इन द काफ्स, अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी बाकी काफ्स में, क्योंकि उसका पेट भर गया था, उसकी ज़रूरत पूरी हो गई थी। एंड नो डिस्पोजिशन टू हार्म दैम, और उसकी कोई टेंडेंसी, उसकी कोई नेचर, कोई मूड नज़र नहीं आ रहा था उन बाकियों को हार्म करने का, नुकसान पहुंचाने का। आई ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद अदर एनाकोंडास। कहते मैंने इस कहा हो सकता है ये एनाकोंडा ज़रा अच्छा हो तो बाकियों पे भी ट्राई कर लेते हैं। बाकी एनाकोंडास पे भी यही वाला एक्सपेरिमेंट किया, ऑलवेज विद द सेम रिज़ल्ट, हमेशा यही रिज़ल्ट मिला। यानी हर दफ़ा हर एनाकोंडा ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक एनिमल खा लिया और दूसरों को छोड़ दिया। द फैक्ट स्टूड प्रूवन, हकीकत साबित हो गई जी, दैट द डिफरेंस बिटवीन एन अर्ल एंड एनाकोंडा इज़ दैट द अर्ल इज़ क्रूअल एंड द एनाकोंडा इज़न्ट। कहते हैं अब इस एक्सपेरिमेंट से जो मुझे नज़र आया वो यही है कि जो अर्ल है वो जालिम है, एनाकोंडा नहीं है। क्योंकि एनाकोंडा अपनी ज़रूरत पूरी करता है, अर्ल फॉर द सेक ऑफ हिज एंटरटेनमेंट ही किल्ड 72 इनोसेंट एनिमल्स, उसने 72 एनिमल्स मार दिए, इनोसेंट एनिमल्स। खाना एक को था, 71 को एक्स्ट्रा मार दिया और फेंक दिए गलने सड़ने के लिए। एंड दैट द अर्ल वांटनली डिस्ट्रॉयज दैट व्हाट ही हैज़ नो यूज़ फॉर, और अर्ल जो है वांटनली होता है अनरीजनेबली, जस्ट फॉर लग्जरी एंड फन, बगैर किसी लॉजिक और रीज़न के, सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए अर्ल जो है वो बाकी हर उस चीज़ को तबाह कर सकता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है। बट द एनाकोंडा डजंट, एनाकोंडा ऐसा नहीं करता। उसने एक काफ को खा लिया एंड लेफ्ट द रेस्ट ऑफ देम, बाकी सारों को छोड़ दिया अनहार्म्ड, बिना किसी नुकसान दिए। This seemed to suggest that the anaconda was not descended from the earl। कहते हैं इससे मुझे लगता है एनाकोंडा जो है वो इंसान से डिसेंड नहीं हुआ, यानी एनाकोंडा जो है वो इंसान से इवॉल्व होता जानवर नहीं बना, बल्कि इट आल्सो सीम टू सजेस्ट दैट द अर्ल वाज डिसेंडेड फ्रॉम द एनाकोंडा एंड हैड लॉस्ट अ गुड डील इन द ट्रांजिशन। बल्कि मुझे ये लगता है कि ये जो अर्ल था ये पहले एनाकोंडा की तरह ही था, वहीं से इवॉल्व होता अर्ल बना, यानी इंसान अगर उस रेप्टाइल की तरह था, उस एनाकोंडा जानवर की तरह था जो कि एक जानवर है, तो उससे इवॉल्व होता नीचे आया है। और इस ट्रांजिशन के प्रोसेस में, इस तब्दीली के, इस बदलाव के, इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में इंसान ने हैड लॉस्ट अ गुड डील, इंसान ने बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ खो दी। यानी अगर वो एनाकोंडा वाली स्टेज पे होता तो वो इतना जुल्म ना करता जितना उसने इंसान बन के किया है। तो एनाकोंडा इज़ ऑन अ हायर लेवल, एनाकोंडा जो है वो इंसान से एक बुलंद लेवल पे है।
एक बुलंद मर्तबे पे है, क्योंकि वो ज़रूरत की चीज़ खाता है, जुल्म नहीं करता और एक्स्ट्रा चीज़ों को अपने जो है इंजॉयमेंट के लिए मारता नहीं है, इंसान मारता है। तो इंसान जो है वो डिसेंड हुआ है एनाकोंडा से, ये बात मानने के काबिल है।